हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगले दिन सुबह सुकून, आरजू और दिव्या तीनों ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। आज अरमान, कार्तिक और आहिल में से तीनों को कोई छोड़ने नहीं आया था, इसलिए तीनों एक साथ ही कॉलेज के लिए निकल गई थी। जैसे ही तीनों कॉलेज पहुंची, उन्हें कॉलेज के गेट के पास ही 5 स्टार ग्रुप में आए लड़के लड़कियों की रैगिंग करते दिखाई दिए। ये देखकर सुकून की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। आरजू ने तो सब इग्नोर किया, क्योंकि उसे किसी से बेवजह बात करना भी पसंद नहीं था और किसी को फेवर करना भी नहीं। वही हमारी सुकून को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने गुस्से से घूरकर मायरा की तरफ देखा, जो एक लड़की को कुछ कह रही थी और वह लड़की लगातार रोते हुए मना कर रही थी। ये देखकर सुकून उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। आरजू ने कहा, रहने दे सुकून, तुझे क्या करना है। सुकून ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, ऐसे कैसे, वह चुड़ैल मायरा बेवजह किसी को परेशान करेगी और हम लोग उसकी हेल्प भी नहीं करेंगे। आरजू की बात पर दिव्या ने भी कहा, हाँ आरजू, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सुकून सही कह रही है। दोनों की बात सुनकर आरजू ने हार मानते हुए कहा, ठीक है मेरी माता, और चलो। तीनों उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। वहां पर कई सारे लड़के लड़कियां ग्रुप बनाकर खड़े थे और बीच में 5 स्टार ग्रुप और 2-3 नई लड़कियां और लड़के खड़े थे। सभी के चेहरे झुके हुए थे। मायरा ने उस लड़की की तरफ देखकर, तुम जूनियर हो और हम तुम्हारे सीनियर्स, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने सीनियर्स की बात मानो। तो जो मैं कह रही हूँ वह करो। तुम अभी यहीं पर हम सबके सामने आइटम डांस करके दिखाओगी। उस लड़की ने रोते हुए कहा, दीदी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वह लड़की काफी ज्यादा सीधी साद लग रही थी। उसने सलवार सूट पहना हुआ था और उसके आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। उस लड़की की बात सुनकर मायरा ने उसका चश्मा निकाला और जमीन पर अपने पैरों से मसलने लगी। ये देखकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप ऐसा मत कीजिए, यह मेरे पापा ने पिछले महीने ही खरीद कर दिया था। उस लड़की की बात सुनकर मायरा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम्हें इसकी कदर होती तो पहले ही मेरी बात मान जाती, पर अब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो भुगतो। चलो अब, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ये सती सावित्री वाले कपड़े भी फाड़ कर फेंक दूं, जल्दी से आइटम सॉन्ग पर डांस करो। वह लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ, अमन, राहुल, ध्रुव, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी सुकून आगे आई। उसमें उस लड़की को देखा जिसका चेहरा रोने के कारण पूरा लाल हो चुका था। वह लड़की काफी ज्यादा मासूम और भोली भाली लग रही थी। ये देखकर सुकून की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने एक नज़र मायरा की तरफ देखा, जो बड़े ही एटीट्यूड के साथ उस लड़की को देख रही थी। उस लड़की ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल मायरा के सामने बैठते हुए कहा, दीदी प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। हम यहाँ पर स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए आए हैं। हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। हमारे मम्मी पापा को हमसे कई उम्मीदें हैं। दीदी प्लीज ऐसा मत करो। पर उसके इतने गिड़गिड़ाने के बाद भी मायरा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मायरा ने उस लड़की को बाल से पकड़कर खड़ा किया और कहा, मैंने कहा तू डांस करता कर, वरना तू सोच भी नहीं सकती कि मायरा खन्ना तेरा क्या हाल करेगी। मायरा की बात सुनकर वह लड़की और कुछ कहती, इससे पहले ही किसी ने मायरा के उस हाथ पर, जिससे मायरा ने उस लड़की के बाल पकड़े हुए थे, एक जोरदार मुक्का मारा। मायरा के हाथ में तेज दर्द हुआ, जिस वजह से उसके हाथ से उस लड़की के बाल छूट गए। सब लोगों ने हैरानी से उस तरफ देखा, जहां पर सुकून आंखों में बेहिसाब गुस्सा लेकर मायरा को गुस्से से घूर रही थी। इस वक्त सुकून के चेहरे की मासूमियत जैस कहीं गायब हो गई थी। सुकून को देखकर मायरा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का बिहेव करने की। खुद को समझती क्या हो तुम। कल अगर तुमने हमारे साथ पंगा ले लिया तो यह मत समझना कि तुम हमेशा ऐसा ही करोगी।
और हम तुम्हें छोड़ देंगे, अभी तो कल का बदला लेना भी बाकी है तुमसे, और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। इससे पहले कि मायरा कुछ और कहती, सुकून ने कसके मायरा के बालों को खींचते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो, मुझे मेरे सामने शोर करने वाले पसंद नहीं है। और क्या कहा तुमने? मायरा खन्ना कौन हूँ मैं, तो ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि अपनी जो ये दादागिरी तुम लोग इतने दिनों से कॉलेज में चलाकर बच्चों को परेशान कर रहे थे, अब वह नहीं चलेगी। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि अगली बार से किसी को परेशान करने से पहले 1000 बार सोचोगी। और यह मेरी कोरी धमकी मत समझना, क्योंकि मुझे बेवजह दादागिरी करना और किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम वही सब करती हो। और इस बेचारी लड़की ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम इसे परेशान कर रही हो? तुमने इसका चश्मा तोड़ दिया बिना ये सोचे समझे कि इसके परिवार वालों को कितनी मेहनत करती होगी, पड़ती होगी अपना रोज का पेट पालने के लिए। जरूरी नहीं कि जैसा पैसा तुम्हारे और मेरे पास है वैसा ही हर किसी के पास हो, भले ही तुम एक अमीर घर में पैदा हुई हो, पर यह नहीं हुई है। और इन लोगों को पैसों का महत्व अच्छे से समझ में आता है, जो कि तुम जैसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद को समझ नहीं आता। वही मायरा के सभी दोस्त हैरानी से सुकून को देख रहे थे। सिद्धार्थ आगे जाने को हुआ कि ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, उसने कहा हमें लड़कियों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धार्थ ने गुस्से से घूरकर ध्रुव को देखा, पर वह आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि ये दोनों आपस में और क्या करती है। मायरा ने गुस्से से सुकून के हाथ को अपने बालों से छुड़ाने की कोशिश की, पर सुकून की पकड़ उसके बालों पर काफी ज्यादा टाइट थी। मायरा को अब दर्द हो रहा था, जिसे देखकर सुकून में शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम्हें भी दर्द हुआ ना? जब इसे हो रहा था तब तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था, जब खुद को दर्द होता है तब समझ में आता है कि दूसरे को दर्द देने के बाद उन्हें कैसा लगता होगा। इसलिए अगली बार से अपनी यह एटीट्यूड, घमंड की दुकान अपने पास ही रखना। इतना कहकर सुकून ने झटके से मायरा के बालों को छोड़ा। झटके से मायरा के बालों को छोड़ने के कारण मायरा गिरने को हुई कि अमन ने उसे पकड़ लिया, जिस वजह से मायरा गिरते गिरते बची। मायरा गुस्से से लाल आंखें लिए सुकून को नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। सुकून अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए मायरा को देखा और कहा, लगता है अभी भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई, अभी भी तुम्हारे अंदर इतना घमंड है कि तुम मुझे घूर घूर कर देख रही हो। वही मायरा ने गुस्से से अमन को खुद से दूर झटका और सुकून की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। सुकून एटीट्यूड से उसी तरह से खड़ी थी। मायरा गुस्से से सुकून को मारने को ही हुई कि उससे पहले ही सुकून ने अपने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़कर कसकर मरोड़ दिया और उसके पीठ के पीछे लगाते हुए कहा, पहले ही कहा था हिम्मत भी मत करना, पर तुम तो हो सुधरने को तैयार ही नहीं होती। लगता है तुम वो कुत्ते की पूंछ हो जो आसानी से सीधी नहीं होने वाली, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सुधार कर ही रहूंगी। वही मायरा को काफी दर्द हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, एक बार मेरा हाथ छोड़कर देखो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सुकून ने कसके उसके हाथ को दबाते हुए कहा, छोड़ने को तो तुम्हें मैं बिल्डिंग से नीचे छोड़ दूं, पर क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसी गंदी हरकतें करना पसंद नहीं है। वरना अगर एक बार मेरा दिमाग खराब हो जाए तो तुम्हें बिल्डिंग से नीचे फेंकने से पहले भी नहीं सोचूंगी। वही सुकून का यह अवतार देखकर सभी लोग हैरान हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कल किसी प्रिंसेस की तरह बिहेव कर रही थी और इतनी क्यूट लग रही थी। आज सुकून को देखकर सभी को काफी डर लग रहा था, पर सभी लोग खुश हैं, क्योंकि सुकून के आने से पहले मायरा ने जिस तरह से उस लड़की के साथ किस तरह से बिहेव किया था, ये सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा था और उन्हें गुस्सा भी आया था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब जानते थे कि मायरा काफी ज्यादा अमीर परिवार से बिलोंग करती है और वह लोग अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहते थे। पर अब जब सुकून मायरा को सबक सिखा रही थी, तब उन्हें दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी।
अब सिद्धार्थ का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वह गुस्से से आगे बढ़ा। उसने सुकून की कलाई को पकड़कर अपने करीब खींचा। सुकून का ध्यान मायरा की तरफ था, इसलिए उसका ध्यान सिद्धार्थ की तरफ नहीं गया था। वही झटके से सिद्धार्थ के खींचने के कारण सुकून सिद्धार्थ के सीने से जो लगी। आरजू और दिव्या अभी भी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वह जानते थे कि सुकून अकेले ही इन दोनों को संभाल लेगी। ये देखकर सिद्धार्थ ने सुकून को अपने करीब खींचा है। आरजू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आरजू आगे जाने को ही हुई कि दिव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो ना, हमारी प्रिंसेस अकेली थी, उसे संभाल लेगी। आरजू ने खुद को शांत किया और मन ही मन कहा, मैं क्या करूं भाई, आपकी एंजल जहां जाती है अपना जलवा बिखेर ही देती है, पर चिंता मत करो, आपकी एंजल अकेले इस नमूनों को सबक सिखा देगी। सुकून ने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाकर सिद्धार्थ को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। सुकून को अपने भाई और अरमान के अलावा किसी और लड़के का टच बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। सुकून ने कसके सिद्धार्थ को धक्का दिया। सिद्धार्थ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतनी दुबली पतली लड़की उसकी मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा लेगी, इसलिए उसकी पकड़ ज्यादा टाइट नहीं थी। इसलिए वह झटके से पीछे हो गया। वह हैरानी से अपने सामने खड़ी दुबली पतली लड़की को देख रहा था, जिसने अभी अभी उसे खुद से दूर धक्का दिया था। सुकून ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अब देखो मैं क्या करती हूँ। सिद्धार्थ ने भी गुस्से से कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को इतना परेशान करने की? सुकून ने गुस्से से कहा, तुम्हारी दोस्त किसी और को परेशान करे तब तुम क्या सोए रहते हो? मतलब अगर वह तुम्हारी दोस्त है तो उसके पास ये राइट है कि वह किसी को भी परेशान करे, और जब उसकी बारी आती है तब तुम मुंह उठाकर मेरे सामने आकर खड़े होकर कह रहे हो कि मेरी कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी दोस्त को इस तरह से जलील करने की? इसका मतलब जरा बताना तुम मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ ने गुस्से से सुकून को घूरते हुए कहा, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है, लगता है खुद की खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तुम्हारी खूबसूरती किसी काम की नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर सुकून भरी मुस्कान के साथ, मेरी खूबसूरती पर सवाल उठाने से पहले खुद पर देखो, और रही बात मेरी तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर सुकून पीछे मुड़ी। सिद्धार्थ को लगा कि सुकून पलटकर उसे डर कर जा रही है, पर सुकून वापस पलटकर जोर से सिद्धार्थ की तरफ आई। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझ पाता, सुकून ने कसके एक लात सिद्धार्थ के दोनों टांगों के बीच मारी। सिद्धार्थ दर्द के कारण सीधा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। यह नजारा देखकर सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सुकून का किक इतनी जोर से उसे लगा था कि उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ की हालत देखकर उसके सभी दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे उठाया, और सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर सुकून ने बड़ी की मुस्कुराहट के साथ रहा, तो कैसा लगा मेरा बदला मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल? तो आगे से लड़कियों को कमजोर समझने से पहले ये सोच लेना कि लड़कियों की एक लात से ही तुम जैसे हटे कट्टे इंसान को घुटनों के बल गिरा सकती है। इतना कहकर सुकून ने अदा से अपने बाल झटके और पलटकर सीधा अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। उसका यह एटीट्यूड और उसका यह मुंह तोड़ जवाब देकर सिद्धार्थ के मुंह पर बिना कालिक लगाए ही उसका मुंह कोयले की तरह काला हो गया था। वही कैंपस में मौजूद लड़के लड़कियां सिद्धार्थ की हालत देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। वही आज से पहले सिद्धार्थ और मायरा को इस तरह की बेइज्जती का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। दोनों के दिल में सुकून के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी।
वहीं अब ध्रुव को चिंता हो रही थी कि सिद्धार्थ अपने गुस्से के चक्कर में सुकून के साथ क्या करेगा। वही सभी चिंता से दूर सुकून एटीट्यूड से चलती हुई क्लास की तरफ जा रही थी। उसके पीछे ही आरजू और दिव्या भी मुस्कुराते हुए जा रही थी। सभी लड़के लड़कियां अब इन तीनों लड़कियों को और भी ज्यादा एडमायर कर रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि यह तीनों किस परिवार से बिलोंग करती है, पर अभी तक किसी को भी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। काफी देर तक सिद्धार्थ अपने चेहरे पर नफरत और गुस्सा लिए सुकून जिस तरफ गई थी उसी तरफ देख रहा था, और मायरा भी काफी देर बाद जब उसे दर्द कम हुआ तब वह हल्के से खड़ा हुआ और अमन की मदद से अपने प्राइवेट कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब उसकी क्लास अटेंड करने की हिम्मत नहीं थी। उसे अभी भी दर्द हो रहा था। जैसे ही सिद्धार्थ अपने प्राइवेट कमरे में पहुंचा, उसने कमरे का सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर मौजूद उसके सभी दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर सिद्धार्थ जैसे आपे से बाहर हो गया था। सिद्धार्थ गुस्से में कह रहा था, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करने की। उसे अब इस तरह से सबक सिखाऊंगा कि अपना मुंह भी कहीं दिखाने से पहले वह 1000 बार सोचेगी। सिद्धार्थ गुस्से से पागल हो गया था। यही हाल मायरा का भी था, पर मायरा इस वक्त सामान नहीं तोड़ रही थी, वरना उसकी हालत सिद्धार्थ से भी ज्यादा खराब थी। आज से पहले मायरा और सिद्धार्थ ने कभी इस तरह की बेइज्जती का सामना नहीं किया था, पर आज पूरे कॉलेज के सामने सुकून ने दोनों की धज्जियां उड़ा दी थी, जो कि शायद अब हर एक कॉलेज का लड़का लड़की देख चुके थे, और जिन्होंने नहीं देखी थी उन्होंने शायद रिकॉर्ड कर ली थी। तभी राहुल ने अपना मोबाइल निकाला। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर मायरा और सिद्धार्थ की बेइज्जती वाला वीडियो किसी ने पब्लिश किया था, जो कि काफी ज्यादा लाइक ले चुका था। ये देखकर राहुल का दिमाग खराब हो गया। राहुल ने वो वीडियो सिद्धार्थ को देखा। वीडियो देखते ही सिद्धार्थ की आंखें आग उगलने लगी। उसने मोबाइल पकड़ा और कस के दीवार पर मार दिया। राहुल बेचारा अपने न्यू फोन को देख रहा था, जिसे अभी अभी सिद्धार्थ ने तोड़ दिया था, पर वह कुछ नहीं कह सकता था। सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा, सुकून कपूर, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। एआर कॉरपोरेशन बिल्डिंग की 50वीं मंजिल पर सीईओ का केबिन, जहां पर अरमान अपनी रिवीलिंग चेयर को घुमाते हुए कैंपस में हुए एक्सीडेंट का वीडियो देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ में पेपरवेट घुमाते हुए कहा, ये हुई मेरी क्वीन की बात। इसके जैसे कुत्ते को सबक सिखाने के लिए हाथ नहीं बल्कि लात का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आज तुमने बिल्कुल सही किया एंजल। इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए, जो मैं वापस आने के बाद दूंगा। इतना कहते हुए अरमान मुस्कुराने लगा। वही सुकून क्लास में जाकर अपनी बेंच पर बैठ गई। दिव्या और आरजू भी उसके पास आकर बैठ गई। आरजू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सुकून, तूने उस गधे को क्या लत मारी? उसकी बात सुनकर दिव्या ने कहा, सच्ची सुकून, मुझे बड़ा मजा आया जब वह घुटनों के बल जमीन पर गिरा। दोनों की बात सुनकर सुकून ने खिलखिलाते हुए कहा, हमें तो उसे एक और लात मारने का मन कर रहा था, पर हमने नहीं मारा, वरना कहीं वह मर ही ना जाता। सुकून की बात सुनकर दिव्या, आरजू और सुकून तीनों खिलखिलाकर हंसने लगी। उन तीनों को हंसता देख क्लास में मौजूद सभी लड़के लड़कियां फिर से उनकी तरफ एक तक देखने लगे। तभी दरवाजे पर उनके इकोनॉमिक्स के सर मानव मल्होत्रा पहुंच गए थे। उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था, वह भी दरवाजे से ही सुकून को खिलखिलाते हुए देख रहे थे। सुकून की मुस्कुराहट देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। क्लास के दरवाजे पर ही मानव मल्होत्रा मुस्कुराते हुए सुकून को देख रहा था। सुकून की वह प्यारी सी मुस्कान, उसका बच्चों की तरह मुंह बनाना मानव को सुकून की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। मानव ने मन ही मन कहा, वैसे काफी शरारती हो तुम। मैं सुकून कपूर और उसके साथ साथ डेरिंग भी। असल में कॉलेज के सभी लोगों को सुकून और 5 स्टार ग्रुप के बीच की लड़ाई के बारे में पता चल गया था।
सभी टीचर भी हैरान थे क्योंकि वह जानते थे कि 5 स्टार ग्रुप के सभी लोगों के पेरेंट्स कॉलेज के ट्रस्टी है, पर वह लोग सुकून की आइडेंटिटी के बारे में भी जानते थे क्योंकि अरमान स्पेशली खुद कॉलेज आया था। भले ही उनमें से किसी को अरमान ने यह नहीं बताया था कि वह कौन है, बस ये बात प्रिंसिपल जानते थे, पर सभी लोगों को ये बात पता थी कि सुकून का फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से अभी तक किसी भी टीचर या फिर प्रिंसिपल ने सुकून को कुछ नहीं कहा था, वरना अगर कोई 5 स्टार ग्रुप को कुछ कहे तो प्रिंसिपल खुद ही उस स्टूडेंट को पनिशमेंट देते थे। वही सुकून ने जैसे ही मुस्कुराना और खिलखिलाना बंद किया, उसने मुंह बनाकर आरजू से कहा, वैसे आरजू, हमें लगता है कि हमारे मिस्टर हैंडसम के सामने दुनिया में कोई हैंडसम लड़का है ही नहीं। तुमने देखा वह सिद्धार्थ का बच्चा कितना ज्यादा दुबला पतला है। सुकून की बात सुनकर दिव्या ने हंसते हुए कहा, तुझे वह दुबला पतला कहाँ से लगता है, वह तो मोटा है, मोटा भैंसे जैसा। दिव्या और सुकून की बात सुनकर आरजू ने दोनों को अजीब तरह से घूरते हुए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह नॉर्मल है, ना मोटा है, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर है, उसके अंदर ताकत नहीं है जो कि हमारे बॉयफ्रेंड के अंदर है। वही मानव को ध्यान आया कि वह क्या कर रहा है, इसलिए वह जल्दी से क्लास के अंदर आ गया। सभी बच्चों ने जैसे ही मानव को देखा, सब लोग खड़े हो गए। सुकून, आरजू और दिव्या का ध्यान भी मानव की तरफ गया, वह तीनों भी खड़ी हो गई। सब लोगों ने एक साथ गुड मॉर्निंग कहा। मानव ने सबको बैठने को कहा और कहा, तो आज हम हमारा लेक्चर ऑफिशियल स्टार्ट कर रहे हैं। इतना कहकर उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। मानव काफी अच्छा टीचर था, जिस वजह से बच्चे उसकी क्लास मिस नहीं करते थे और लड़कियां तो उस पर फिदा थी, जिस वजह से वो उसकी क्लास मिस नहीं करती थी। मानव के पढ़ाने का तरीका सुकून, आरजू और दिव्या को भी काफी पसंद आया। उन्होंने मन लगाकर क्लास में ध्यान दिया क्योंकि वह जानती थी अगर उनके अच्छे नंबर नहीं आए तो उन्हें काफी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। अरमान ने तो सुकून से ये भी कह दिया था कि वह सुकून का चटपटा खाना बंद करवा देगा, इस वजह से सुकून मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। मानव का लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि पहले ही दिन मानव ने उन्हें काफी अच्छी तरीके से पढ़ा था। कुछ देर बाद इसी तरह से कई सारे टीचर हो जाने के बाद सभी बच्चे क्लास से निकलकर कैंटीन लंच के लिए चले गए। सुकून, आरजू और दिव्या भी लंच के लिए चले गए। सुकून बर्गर खाते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह कर रही थी क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर बर्गर से निकलकर सॉस लग रहा था, पर उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही सुकून तो ऐसी ही थी, पर उससे भी 2 कदम आगे। आरजू अपने दोनों हाथ में दो दो वड़ा पाव लेकर किसी भूखे इंसान की तरह लगातार खा रही थी। वही दिव्या बेचारी दोनों को देखते हुए अपना सर हिला रही थी। कैंटीन में मौजूद ज्यादातर लोगों का ध्यान उन तीनों की तरफ ही था, आखिर उन तीनों को इग्नोर कर ही कौन सकता था। वही सुकून इस तरह से खा रही थी, फिर भी वह सबको काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। कुछ देर बाद लंच खत्म करके सुकून, आरजू और दिव्या वापस क्लास में चली गई। उनकी बाकी क्लासेज भी थोड़ी देर बाद खत्म हो गई। वह तीनों वापस राठौड़ मेंशन के लिए निकल गई क्योंकि अरमान ने सुकून को मैसेज करके कहा था कि वह आज भी राठौड़ मैंशन ही आए और आहिल ने दिव्या को भी मैसेज किया था, जिस वजह से वह राठौड़ मैंशन ही जाने वाली थी। जैसे ही उनकी गाड़ी राठौड़ मैंशन में पहुंची, तीनों छोटे बच्चों की तरह गाड़ी से गेट की तरफ भागी। तीनों की ये हमेशा से आदत थी कि पहले कौन पहुंचता है ये देखना है। सबसे पहले आरजू पहुंच गई क्योंकि आरजू काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। ये देखकर सुकून ने मुंह बनाकर कहा, हम फिर से हार गए। सुकून की बात सुनकर आरजू ने हंसते हुए कहा, तो फिर शर्त लगाती हो क्यों हो, जब तुम्हें पता है कि मैं जीतने वाली हूँ। आरजू की बात सुनकर सुकून ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ, हमारे मिस्टर हैंडसम हमें कहते हैं कि हम सबसे बेस्ट है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। इतना कहकर सुकून मुस्कुराते हुए अंदर चले गई।
दिव्या भी अपने कमरे में चली गई। दिव्या जैसे ही कमरे में पहुंची, किसी ने उसे कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। एक पल के लिए दिव्या हैरान हो गए, पर जैसे ही सामने खड़े इंसान पर उसकी नजर गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप कहाँ थे आहिल? आहिल ने मुस्कुराते हुए दिव्या को अपने करीब खींचकर उसकी नाक पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे इंतजार में ही था कपकेक। दिव्या ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर हमें सुबह छोड़ने क्यों नहीं आए थे? आहिल ने झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट काम था और अब मेरा काम खत्म हो गया है। वही दिव्या ने गिरने के डर के कारण अपनी दोनों बाहें आहिल के गले में डाल दी थी। उसने घबरा कर कहा, आपने हमें ऐसे अचानक से क्यों उठाया? अगर हम गिर जाते तो? आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता कपकेक, मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आप पर खुद से और हर किसी से ज्यादा भरोसा है। दिव्या की बात सुनकर आहिल ने मुस्कुराते हुए दिव्या से कहा, कपकेक, आई वॉन्ट टू इट यू। आहिल की बात सुनकर दिव्या ने कहा, और आप हमें क्यों खाएंगे? क्यों? हमारे घर का पूरा खाना खत्म हो गया है। आहिल ने अपने सामने खड़ी बेवकूफ लड़की को देखा, जो उसके अच्छे खासे मूड का कबाड़ा करके इस तरह से उसकी गोद में थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बात कर दी हो। आहिल ने झटके से उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए कहा, मुझे ये खाना है। इतना कहकर वह दिव्या को बिना रुके किस करने लगा। दिव्या भी उस किस को एंजॉय करते हुए आहिल को किस बैक कर रही थी। दोनों लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। आहिल दिव्या को किस करते हुए बेड पर लेकर आया। उसने दिव्या को धीरे से बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। दिव्या भी सब कुछ भूलकर अपनी दोनों बाहें आहिल के गले में डालकर उसे किस कर रही था। दोनों किस काफी ज्यादा इंटेंस और पैशनेट थी। जब आहिल को लगा कि अब दिव्या सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने दिव्या को छोड़ा। आहिल के छोड़ते ही दिव्या जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी सांसें फूल गई थी, उसका चेहरा भी लाल हो गया था, जिस वजह से वह और भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। वही आहिल ने दिव्या को गले लगाकर उसकी पीठ को सहलाना शुरू कर दिया, पर इस वजह से दिव्या की नाजुक मुलायम चेस्ट आहिल के मजबूत सीने से टकरा रही थी, जिस वजह से आहिल की सांसें तेज हो गई। वह बिना पलके झपकाए दिव्या की चेस्ट की तरफ देख रहा था। आहिल के इरादों से अनजान दिव्या अभी भी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वही आहिल का अब खुद पर से कंट्रोल खो गया था। आहिल ने बिना कुछ सोचे समझे और दिव्या को बिना शांत होने का मौका दिए अपने होंठ दिव्या की ड्रेस के ऊपर से ही उसके चेस्ट पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वही यह महसूस करते ही दिव्या की सांसें तेज हो गई। वह हैरानी से आहिल को देख रही थी, क्योंकि आज से पहले आहिल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। दिव्या कभी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वह अच्छे से समझती थी कि एक लड़के के अंदर डिजायर कितनी ज्यादा हो सकती है, और आहिल तो अभी खुद की टीनेज पार कर चुका था। वह अब 22 साल का जवान लड़का था, जिसकी खुद की भी जरूरत है थी, और दिव्या ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके आहिल में आज तक उसके अलावा कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं, छूना तो दूर की बात है। इसलिए उसने आहिल का विरोध नहीं किया, बल्कि उसके गले में फिर से अपनी बाहें टाइट कर दी। वही दिव्या का ऐसा रिस्पांस मिलते ही आहिल और ज्यादा एक्साइटेड होकर दिव्या को उसकी क्लीवेज पर किस करने लगा। आहिल में दिव्या को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आकर उसे क्लीवेज और होठों पर किस करने लगा। अब आहिल के हाथ भी हरकत में आने लगे थे। इस वक्त वह दिव्या के होठों पर किस कर रहा था और उसके हाथ दिव्या की मुलायम नाजुक चेस्ट को सहला रहे थे, जिस वजह से दिव्या की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। आहिल जिस वजह से उत्तेजित होकर और ज्यादा जोर से प्रयास कर रहा था, अब दिव्या की आहें सुनकर आहिल का खुद का कंट्रोल खो गया था। उसने झटके से दिव्या को पलटा। अब दिव्या पेट के बल बिस्तर पर लेटी हुई थी। आहिल ने दिव्या की चेन खोल दी। अब दिव्या की सांसें गले में अटक गई थी, पर उसने आहिल को नहीं रोका, क्योंकि बचपन से ही वह आहिल को अपना सब कुछ मानती थी।
अहिल ने एक नज़र दिव्या की खुली पीठ को देखा जो किसी सफेद संगमरमर की तरह चमक रही थी। ये देखकर अहिल बिना कुछ सोचे उसकी खुली पीठ पर किस और वाइट करने लगा, जिस वजह से दिव्या की सांसें और ज्यादा तेज हो गई और उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियों में चद्दर को पकड़ लिया। दिव्या आहें भर रही थी और अहिल बेतहाशा उसकी पीठ को चूम रहा था। आज अहिल की डिजायर उस पर हावी हो गई थे, जो बात दिव्या भी महसूस कर सकती थी। अहिल ने झटके से दिव्या को पलटा। अब दिव्या का चेहरा अहिल के सामने था। दिव्या को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। ये देखकर अहिल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर किस किया और कहा, मुझसे क्या शर्माना कपकेक, तुम तो हमेशा से मिली थी और मेरी ही रहोगी। इतना कहकर उसने दिव्या के हाथों को हटाया और अपने एक हाथ से बेड के ऊपर पकड़ लिया। अब दिव्या चाहकर भी अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अहिल ने इसी चीज का फायदा उठाकर अपने होंठ दिव्या के होठों पर रखे और उसे किस करने लगा। वही दूसरे हाथ से अहिल दिव्या के शरीर को सहला रहा था, जिससे दिव्या बेड पर ही अपने पैर पटकने लगी थी, क्योंकि यह फीलिंग उसके लिए काफी ज्यादा नई थी और अजीब थी। उसके पेट में बटरफ्लाई जोड़ रही थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अहिल ने उसे किस करते हुए ही अपने दूसरे हाथ से दिव्या की ड्रेस को निकाल कर फेंक दिया। दिव्या ने लेंगी फ्रॉक पहनी हुई थी, जो कि अब उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी। अब दिव्या सिर्फ इन कपड़ों में ही बेड पर अहिल के नीचे लेटी हुई थी और अहिल उसे बिना एक पल का मौका दिए लगातार किस कर रहा था। दिव्या की सांसें तेज हो गई थी और वही अहिल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। अहिल ने दिव्या के होठों को आजाद किया, क्योंकि अब दिव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अहिल के छोड़ते ही दिव्या जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और वह जोर जोर से हाफ रही थी। वही अहिल का ध्यान तो अपने सामने लेती बला की खूबसूरत लड़की पर ही था। वह बिना पल के झपकाए एक तक दिव्या को देख रहा था। उसकी आंखों में दिव्या को देखकर डिजायर बढ़ने लगी थी। अब वह दिव्या को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना चाहता था। वही अहिल की इंटेंस नजर खुद पर महसूस करते ही दिव्या की नजरें शर्म से अपने आप झुक गई। वही दिव्या की यह अदा देखकर अहिल का तो दिल एक बार फिर से दिव्या लूट कर ले गई। अहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे क्यों शर्मा रही हो? अभी तो कहा तुम हमेशा से मेरी और हो, तो फिर इस तरह से क्यों शर्मा रही हो? दिव्या ने अपना चेहरा पीलों में गड़ते हुए कहा, अहिल मुझे शर्म आती है, मैं क्या करूं? अहिल ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर वाइट करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे प्यार करो। इतना कहकर अहिल ने दिव्या के होठों पर फिर से अपने होठ रखे और किस करने लगा। दिव्या ने भी इस बार उसका पूरा साथ दिया। दिव्या के हाथ अहिल के बालों में चल रहे थे और अहिल के होठ दिव्या के पूरे चेहरे पर। दिव्या की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी और अहिल के हाथ दिव्या की चेस्ट को लगातार सहला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुकून जैसे ही कमरे के अंदर गई, अरमान ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। वही सुकून जो नहाने जाने वाली थी, जैसे ही अरमान ने उसे खींचकर गले लगाया, उसने मुंह बनाकर कहा, मिस्टर हैंडसम, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमें लेने कॉलेज क्यों नहीं आए? वही अपनी एंजल शिकायत सुनकर अरमान ने उसके गालों पर बाइट करते हुए कहा, आप आजकल कुछ ज्यादा ही हमसे नाराज नहीं होती हो? एंजल सुकून ने बच्चों की तरह कहा, अगर हम आपसे नाराज नहीं होंगे तो कौन होगा? सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून के छोटे से चेहरे को देखा, जो इस वक्त किसी 5 साल की बच्ची की तरह लग रहा था। उसने उसके गालों पर फिर से किस करते हुए कहा, आपके अलावा किसी को मैंने ये हक नहीं दिया कि वह मुझसे नाराज हो, और अगर होता भी है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरमान की बात सुनकर सुकून के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसके हिसाब से अरमान की जिंदगी में उसकी इम्पोर्टेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, किसी और की नहीं, जो कि अरमान के लिए वही इम्पोर्टेंट थी। इस वजह से सुकून काफी ज्यादा खुश थी। फिर सुकून एक्साइटेड होकर अरमान का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर ले जाकर बिठा दिया। फिर सुकून आकर अरमान की गोद में बैठ गई। उसने अरमान की परफ्यूम की स्मेल को सुनते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, आप कितने ज्यादा हॉट हो और आपकी फ्रेग्रेंस हमें बहुत पसंद है।
सुकून की बात सुनकर अरमान ने कुछ नहीं कहा। वह बिना पल के झपकाए एक तक बिना किसी एक्सप्रेशन के सुकून को देख रहा था। उसने उसी तरह से कहा, क्या आपको मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए एंजल कि आपका कॉलेज का दिन कैसा गया? वही अरमान की बात सुनकर सुकून ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आपको पता है मिस्टर हैंडसम हमने आज क्या की? हमने उस सिद्धार्थ के बच्चे को इस तरह से पीटा कि अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। सुकून के मुंह से खुद ही उसका सच सुनकर अरमान ने सुकून को गले से लगा लिया। अरमान चाहता था कि भले ही सुकून को अरमान से थोड़ा डर लगे पर सुकून अपनी हर एक बात अरमान से शेयर करें। अरमान चाहता था कि सुकून हर कंडीशन में उस पर ट्रस्ट करके सभी बातें उसके साथ शेयर कर सके और वही जब सुकून ने सच बताया तब अरमान ने मुस्कुराते हुए सुकून को गले से लगाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आज जो तुमने किया वह सही था पर किसी और के लिए तुम खुद को मुश्किल में नहीं डाल सकती। आगे से किसी भी इंसान के लिए अगर तुमने खुद को मुसीबत में डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अरमान में सुकून के होठों पर होठ रखे और उसे किस करने लगा। सुकून भी उसे किस करने लगी पर अरमान किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। सुकून को इस वजह से दर्द भी हो रहा था पर वह चाहकर भी अरमान को मना नहीं कर सकती थी क्योंकि सुकून कभी अरमान को नाराज नहीं करना चाहती थी। क्योंकि अगर अरमान उससे नाराज रहा तो सुकून का दिल ही कहाँ लगता था। वही काफी देर तक अरमान सुकून को इसी तरह से किस करता रहा। जब उसे महसूस हुआ कि सुकून को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तब उसने सुकून को छोड़ा। अरमान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सुकून का चेहरा सांस ना ले पाने की वजह से लाल पड़ चुका था। अरमान ने सुकून के होठों को देखा जो कि सुर्ख लाल पड़ चुके थे। उसने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए कहा, यू आर माई क्वीन एंगल। तुम्हें हमेशा सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। इतना कहकर अरमान ने अपना माथा सुकून के माथे से जोड़ दिया। अरमान, सुकून, दिव्या और आहिल का रोमांस अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और क्या करेगा सिद्धार्थ, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।